हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लास में स्वागत है। हम आपके लेकर आए हैं ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व एक अध्यापक को पर्यावरण के पाठ्य योजना में रखने के लिए विचार करना चाहिए। क्या करना है शिक्षक को? पाठ्य योजना बनाने के लिए कौन से विचार उसको करने हैं। तो पाठ्य योजना क्या होती है, पहले तो ये देखेंगे। तो पाठ्य योजना क्या होती है? पाठ को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक जो क्या करता है, चरण दर चरण योजना के रूप में परिभाषित करता है, किया जाता है। मतलब क्या करता है कि स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ों को कर रखता है कि छात्र कैसे सीख पाएंगे, क्या छात्रों को सिखाना है, और यह मतलब लक्ष्य क्या करता है, वो पाठ के अंत तक निर्धारित करता है। और मतलब किन किन सामग्रियों का प्रयोग करना है, और कैसी पाठ्य वस्तु होनी चाहिए, कैसे बच्चे को सिखाना है, प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए, अवलोकन के द्वारा, संचार के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा, और अंत में क्या होता है, मूल्यांकन वो करता है। तो उसी में क्या कह रहा है कि विचार कौन से होने चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि अनुदेशन और विशिष्ट उद्देश्य। तो भाई उद्देश्य की प्राप्ति के लिए तो करेगा वो, तो ये तो हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी कहता है कि छात्रों की पर्यावरण सजगता। तो पर्यावरण पाठ्य योजना का विचार पर्यावरण सजगता नहीं है, क्योंकि ये टीचर का काम होता है बच्चे में जगाना, पर्यावरण के प्रति क्या हो, बच्चे में जगाना सजगता को। ऑप्शन सी क्या कहता है कि प्रमुख अवधारणा और प्रक्रिया कौशल। तो प्रमुख अवधारणा ना प्रक्रिया कौशल भी होता है कि कैसे बच्चे को हम कैसे सिखाएंगे। ऑप्शन डी क्या कहता है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि सामान्य उद्देश्य। तो हम ये उद्देश्य निर्धारित करते हैं ना कि कैसे हम बच्चे को पाठ के अंत तक उसको हम कैसे सिखाएंगे, मतलब सिखाने का कौन सा तरीका सही होगा। पाठ्य सामग्री का यूज करते हैं, पाठ्य पुस्तक का यूज करते हैं, और अवलोकन के द्वारा, संचार के द्वारा, वर्गीकरण के द्वारा हम बच्चे को सिखाते हैं। तो ये हमारा ये भी करेक्ट है, क्योंकि क्या करते हैं, सामान्य उद्देश्य का हम निर्धारण करते हैं पाठ्य योजना में बनाने के लिए। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा पाठ्य योजना के अकॉर्डिंग। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन ए सी डी हमारा करेक्ट था, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए सी और डी हमारे तीनों करेक्ट थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति पर्यावरण अध्ययन के लिए सबसे अधिक उचित है। तो बच्चे कैसे हैं, दृष्टिबाधित है, यानी कि नेत्रहीन बच्चे हैं जिनको दिखाई नहीं देता। अब ऑप्शन ए क्या कहता है कि श्रवण पाठ्य पुस्तक तैयार करनी चाहिए। तो ये तो करेक्ट है कि भाई बच्चों को दिखाई नहीं देता तो सुनना चाहिए ना, बच्चों को सुनकर वो कर लेगा, तो ऐसी पाठ्य पुस्तक को तैयार करना चाहिए। ऑप्शन बी क्या कहता है कि स्पर्श वस्तुओं और बड़े अक्षरों में विषय वस्तु का उपयोग किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन बी भी हमारा करेक्ट है। भाई दृष्टिबाधित बच्चा है जिसको दिखाई नहीं दे रहा, तो स्पर्श करके ना, वो टच और फील करके बच्चा क्या करेगा, सीखेगा। तो ऐसे क्या करना है, ऐसी विषय वस्तु का उपयोग करें, ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि अवधारणा के सरल चित्रों तथा मूर्त ठोस वस्तुओं के द्वारा व्याख्या की जाए। तो चित्र जब वो दिखाई नहीं देता तो चित्रों का यूज क्यों करना, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि जब उसको दिखाई नहीं दे रहा तो चित्रों का यूज करने से कोई फायदा है, कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या कहता है कि जहां तक संभव हो पाठ्य वस्तु को अधिक मूर्ति निश्चित बनाएं। तो ऑप्शन डी भी हमारा करेक्ट है कि जहां तक संभव हो मूर्त चीजों मतलब मूर्त बनाने का प्रयास करें, जिससे बच्चा क्या करे, टच और फील करके सीख सके। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट है, और डी हमारा करेक्ट है, क्योंकि दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की यहाँ पर बात हो रही थी। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी और डी हमारे तीनों करेक्ट थे, सी हमारा इनकरेक्ट था।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि प्राथमिक स्तर के लिए कौन सी विधि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए अच्छी नहीं है। क्या कर रहा है वो, निगेटिव यहाँ पे पूछ रहा है। क्या कर रहा है, निगेटिव यहाँ पे वो पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए कहता है कि विद्यार्थियों को अवलोकन के लिए कहना, तो ये तो हमारा करेक्ट है भाई। विद्यार्थियों को क्या करना, अवलोकन यानी कि ऑब्जर्वेशन करने के लिए कहना। ऑप्शन बी कहता है कक्षा अध्यापन में प्रत्यय तथा तथ्य देना, तो प्रत्यय और तथ्य देने की तो बात नहीं हो रही, यानी कि फैक्ट और जानकारी बता देना, जो प्रमाण के साथ सिद्ध हो किया जाता है, प्रमाणित जानकारी बताना। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या कहता है कि क्षेत्र भ्रमण यानी कि फील्ड ट्रिप पे बच्चे को ले जाओ भाई। पर्यावरण पढ़ाने के लिए सबसे अच्छा तरीका फील्ड ट्रिप है, जहाँ बच्चा एक्टिव होगा, प्रत्यक्ष चीजों को देखेगा। ऑप्शन डी क्या कहता है, तो ये भी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि लघु चलचित्र दिखाना, तो ये भी हमारा करेक्ट है। क्या करना है, लघु चलचित्र यानी कि बच्चे को क्या करना, चलचित्र यानी कि चित्रों को दिखाना। अब क्या कह रहा था कि निगेटिव पूछ रहा था, तो बी आंसर हमारा इनकरेक्ट है ना, तो वही हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था कि कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणित रखने की क्षमता का आकलन करने के लिए होगा? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग ईवीएस के शिक्षकों के द्वारा अपने विद्यार्थियों के प्रमाणिक सीखने की क्षमता का आकलन के लिए होगा? कैसा आकलन है, प्रमाणिक आकलन है कि क्षमता का आकलन करना है। तो ऑप्शन ए कहता है तिमाही टेस्ट, ऑप्शन बी कहता है दत्त कार्य की नोटबुक, ऑप्शन सी कहता है पोर्टफोलियो, और ऑप्शन डी कहता है कक्षा में व्यवहार। तो कक्षा में व्यवहार की बात नहीं हो रही है, तो प्रमाणित सीखने की क्षमता की बात हो रही है। तो ऑप्शन डी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है, पोर्टफोलियो, तो पोर्टफोलियो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो क्या होता है, बच्चे के काम का संग्रह होता है, जो उनकी प्रगति और विकास को दर्शाता है कि बच्चे ने कितना सीखा, और जिससे क्या होता है कि बच्चे के कौशल, रुचियां और विकास के विभिन्न पहलुओं को प्रदर्शित किया जाता है पोर्टफोलियो में। और पोर्टफोलियो में क्या होता है, बच्चे में जो तस्वीरें बनाई हो, लेखन नमूने बनाए हो, अवलोकन शामिल हो, जो उसने कहानियां लिखी हो, कविताएं की, जो उसकी गतिविधियां हैं, उसका क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रमाणित सीखने की क्षमता का आकलन यहाँ पर हो रहा था कि जो बच्चे के जो संग्रह है, जो बच्चे की एक्टिविटीज या गतिविधियां हैं, उनको क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है। दत्त कार्य नोटबुक की बात नहीं हो रही थी, तिमाही टेस्ट की भी। तिमाही टेस्ट तो समेटिव असेसमेंट के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो की यहाँ पर बात हो रही थी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हम चीजें कैसे बनाते हैं? पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हम चीजें कैसे बनाते हैं, पढ़ाने में निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति अथवा स्रोत सबसे अधिक उपयुक्त है? तो पर्यावरण में हमारी कितनी थीम है, 6 थीम है। पहली हमारी कौन है, परिवार एवं मित्र। दूसरी क्या है, भोजन। तीसरा क्या है, पानी। चौथी क्या है, आवास। और पांचवी क्या है, यात्रा। और 6 नंबर जो हम चीजें कैसे बनाते हैं। ये हमारी पर्यावरण में 6 थीमें हैं। एनसीएफ 2005 के द्वारा प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के लिए पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को व्यवस्थित रखने के लिए इन 6 थीमों को बताया गया है। तो अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन क्या कहता है कि किसी ऐतिहासिक भवन का भ्रमण करना और उनके निर्माण और नमूने को पहचानना। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां पर बच्चे को फील्ड ट्रिप की बात आ जाए, क्या करेंगे, जब हम चीजें कैसे बनाते हैं, बच्चे को क्या करेंगे, फील्ड ट्रिप जो होता है वो सबसे अच्छा सिखाने का तरीका होता है। जहाँ पर बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चा प्रत्यक्ष अनुभव के द्वारा, मूर्त चीज़ों के द्वारा बच्चा क्या करता है, सीखता है। और क्या, तो उसी में कह रहा है कि ऐतिहासिक भवन का निर्माण करें, जो ऐतिहासिक भवन बने हुए हैं उनके भ्रमण का निर्माण करें।
और क्या करें कि नमूने को पहचाने की चीज़ें कैसे बनाते हैं, यही तो थीम है ना हमारी, कि वहाँ पर जब फील्ड ट्रिप पे आप बच्चे को ले जाएंगे, वहाँ बच्चा क्या करेगा, प्रत्यक्ष अनुभव देख करके सीखेगा, बच्चा सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। वहाँ पे बच्चा ये देखेगा कि भवन निर्माण कैसे निर्माण इनका हुआ है, कैसे इनको बनाया गया, उन नमूने को देखकर वो पहचान कर उसका क्या करेगा, अनुभव प्राप्त करेगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। फील्ड ट्रिप जो होता है सबसे पर्यावरण का सबसे अच्छा तरीका फील्ड ट्रिप होता है सिखाने का। ऑप्शन बी क्या कहता है कि विभिन्न क्षेत्रों के लोगों द्वारा सिर पर धारण करने वाले पहनावे पर चर्चा। तो यहाँ तो बात हो रही है कि कैसे चीजें हम बनाते हैं, ये तो पहनावे की बात कर रहा है, तो इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है कि संदर्भ पुस्तकों से अधिक प्रकार के बर्तनों के विषय में अनुदेशक, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि खेती से संबंधित विभिन्न प्रकार के औजारों की आकृति चित्रों को विद्यार्थियों से के साथ साझा करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के लिए आवश्यक तत्व है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तत्व हैं? तो कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होता है, जिसमें सहयोगात्मक अधिगम यानी कि क्या होता है, जिसमें क्या करते हैं छात्र एक साथ मिलकर काम करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं और सहयोग में सीखते हैं। और क्या करते हैं, इसमें क्या करते हैं, सही जो है जिसमें छात्र समूह में सीखते हैं और जो भी समस्याएं आती हैं उनको क्या करते हैं, बातचीत करके उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं एक साथ मिलकर। यह होता है हमारा कोऑपरेटिव लर्निंग होता है, यानी कि सहयोगात्मक अधिगम होता है। और तो उसी में है हमको बताना है। ऑप्शन ए कहता है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। ऑप्शन बी कहता है विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं। ऑप्शन सी कहता है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। और ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं। तो एक दूसरे की सहायता अभी हमने आपको बताया, तो डी ऑप्शन तो हमारा वैसे भी करेक्ट हो गया। और ऑप्शन जी कहता है कि विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। तो सकारात्मकता यानी कि वो ऐसी प्रतियोगिता नहीं करते हैं कि मतलब पास फेल और मतलब जीत हार की। तो देखो प्रतियोगिता होती तो जीत हार की है, लेकिन वो यहाँ पे ऐसी प्रतियोगिता कर रहे हैं सकारात्मकता के साथ, कि एक समूह में कर रहे हैं कि हम देख रहे हैं कि कितना हम सीख पा रहे हैं, कितना सामने वाला सीख पा रहा है। अगर जो क्या कर रहे हैं एक दूसरे की इसमें क्या कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। यहाँ पे प्रतियोगिता का मतलब निगेटिव नहीं है, यहाँ पे प्रतियोगिता का मतलब पॉजिटिव है, क्योंकि सकारात्मकता के साथ वो प्रतियोगिता कर रहे हैं कि ये देख रहे हैं कि हम कितना बढ़िया बेहतर प्रदर्शन हम कितना कर पा रहे हैं। तो ऑप्शन सी जो है वो भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, ऑप्शन हमको दो ही चूज करने हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास वो सी और डी है। ऑप्शन ए और बी भी हमारा करेक्ट है, समूह में कार्य करते हैं, समूह में साझा करते हैं कोई समस्या, लेकिन जो सी और डी ऑप्शन है वो हमारा सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो और सी और डी और दो ही हमको चूज करने हैं, तो सी और डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, सी और डी। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ईवीएस में मानचित्र कौशल। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ईवीएस में मानचित्र कौशल। ऑप्शन ए कहता है कि लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, तो ऑप्शन ए हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है, तो ये क्या करता है, मानचित्र स्थानों की सापेक्ष स्थिति, यानी कि मानचित्र में हम क्या करते हैं कि कौन कौन सा स्थान कहाँ पे है और उसकी स्थिति कहाँ पे है, इसको समझ को क्या करता है, विकसित करता है जो हमारा मानचित्र होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि होता क्या है कि हम मैप में देखते हैं कि कौन सा जगह कहाँ पे है और उसकी स्थिति के बारे में हम अपनी समझ को विकसित करते हैं बच्चे की। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी भी देख लेते हैं, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करना, तो ऐसा नहीं है। पुनर्निर्माण और गणना के कौशल को विकसित करना, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन।
रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय निम्न क्रम में नहीं है का अनुपालन करें। यानी कि जो दिया गया है नीचे प्रश्न पत्र उसमें निम्न क्रम में नहीं है, उसको आपको क्रम में लगाना है। ऑप्शन ए क्या कहता है, प्रश्न लिखना। ऑप्शन बी कहता है रूपरेखा डिजाइन तैयार करना। ऑप्शन सी कहता है प्रश्न पत्र का संपादन करना और ऑप्शन डी कहता है ब्लूप्रिंट तैयार करना। और आगे क्या दिया हुआ है कि अनुपालन किए जाने वाले चरणों का सही क्रम क्या होगा। सही क्रम आपको बताना है। किसका बताना है, मतलब क्रम दिए गए हैं लेकिन वो सही नहीं है, यहाँ पे क्या कह रहा है उसको आपको सही बताना है। तो अब क्रम में हमको क्या करना है, इसको लगाना है। तो पहला क्या आएगा हमारा, रूपरेखा तैयार करना। तो पहले क्या आएगा, नीचे लिख लेते हैं हम, रूपरेखा तैयार करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे। तो फिर क्या आ जाएगा हमारा, डी आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है हमको, प्रश्न लिखना है। क्या करना है, प्रश्न, तो हमारा ए आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करना है, प्रश्न पत्र का संपादन करना है। ये हमारा सही क्रम बनेगा। क्या कर पहले करना है, रूपरेखा यानी कि डिजाइन तैयार करना है। फिर क्या करना है, इसका ब्लूप्रिंट तैयार करना है। फिर क्या करने हैं, प्रश्न लिखने हैं। और क्या करना है, प्रश्न पत्र का संपादन करना है। तो बी, डी और ए हमारा सी कैसे क्रम बनेगा, बी, डी और ए और सी का क्रम हमारा बनेगा। पहले हमारा बी सही होगा, फिर डी सही होगा, फिर ए सही होगा और फिर सी सही होगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए कहता है ए तो हमारा इनकरेक्ट ही है क्योंकि बी से स्टार्ट था हमारा। ऑप्शन बी कहता है बी, डी और ए और सी, तो यही हमारा क्रम था ना कि पहले हमारा बी था, फिर उसके बाद डी था और फिर कौन सा था, ए था और फिर कौन सा था, सी था। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अस्मिता अपने बच्चों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा, अस्मिता अपने बच्चे को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़वादिता छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अस्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। किसके प्रति करना चाहती है, लैंगिक विषमता और रूढ़वादिता के प्रति क्या करना चाहती है, संवेदनशील बनाना चाहती है। तो उसको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन ए कहता है कि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। ऑप्शन बी कहता है रूढ़वादिता मॉडल को छात्रों को प्रस्तुत करें। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं। ऑप्शन डी कहता है केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए हैं। तो केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने के लिए लड़कियां नहीं कर सकती है, तो जेंडर रूढ़वादिता को बढ़ावा देने की बात कर रहा है। ऑप्शन सी कहता है विभिन्न प्रकार के फ्लैश कार्ड, बस कार्ड दिखाकर ही समझाता। ऑप्शन बी कहता है रूढ़वादिता मॉडल को छात्रों के सामने प्रदर्शित करना, तो वो तो रूढ़वादिता को कम करने की बात कर रही है। ऑप्शन एक हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। क्या चलाती हैं, जो ऑटो चालक हैं, ऑटो चलाती हैं, यानी कि उनको आप क्लास में बुलाइए और उन सब बच्चों को सामने मतलब उनको समझा, बच्चों को दिखाइए कि देखिए ये एक औरत है, मतलब महिला है जो क्या करती है, ऑटो चालक है, ऑटो चलाती हैं। तो क्या पुरुष ऑटो चला सकते हैं, तो क्या महिला ऑटो नहीं चला सकती। जो काम लड़कियां कर सकती हैं वो लड़के नहीं कर सकते, जो लड़के कर सकते हैं वो लड़कियां कर सकती हैं। तो वो क्या कर रही है, जेंडरवादिता जो छवियां हैं उनके प्रति क्या कर रही है, बच्चों को सेंसिटिव बना रही है, संवेदनशील बनाना चाहती है। तो क्या करेगी, वो बच्चे की माँ जो ऑटो चालक हैं उनको क्लास में बुलाएंगे, तो फिर क्या करेंगी, उनको समझाएंगे, बच्चे को सिखाएंगे कि देखिए ये एक महिला है तो ये ऑटो चला सकती हैं। तो ऐसा नहीं है कि जो काम पुरुष कर सकते हैं वो महिला नहीं कर सकती, पुरुष और महिला दोनों ही हर काम को कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि वो क्या करना चाहती है, रूढ़वादिता के प्रति बच्चों को सेंसिटिव यानी कि संवेदनशील बनाना चाहती हैं।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। शालिनी कक्षा 5 की विद्यार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण के से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि शालिनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें क्या करने करेगी? तो कैसा प्रकरण है हमारा? पोषण का प्रकरण है। प्रकरण क्या है? पोषण। ऑप्शन ए कहता है कि पोषण तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन को उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन बी कहता है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग कराना चाहिए। ऑप्शन सी कहता है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उनके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद व्याख्या करनी चाहिए। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करेंगे? शिक्षार्थियों से कहेंगे कि अपने अपने टिफिन खोलें, यानी कि सारे बच्चे अपने अपने टिफिन खोलेंगे। फिर क्या करेंगे? उन पे क्या करेंगे? बातचीत करेंगे, अवलोकन करेंगे और फिर बाद में टीचर क्या करेगा? उसकी व्याख्या करेगा। तो यहाँ पे क्या होगा? बच्चा एक्टिव होगा, जिसमें बच्चे के हित की बात की गई हो, जहाँ बच्चा करके सीखे, वो हमारा सीटन में आंसर करेक्ट होता है। क्योंकि ईवीएस में क्या होता है? बच्चे के वास्तविक जीवन से बच्चे को जोड़कर पढ़ाना होता है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि सामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बना। बच्चा प्राइमरी क्लास का है, वो इतना कैसे समझ पाएगा? और चार्ट भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा और ए ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है? तो रूपात्मक आकलन क्या होता है? रूपात्मक आकलन यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट होता क्या है? यह एक ऐसा मूल्यांकन है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान, यानी कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो प्रक्रिया चलती है, उसमें क्या होता है? तो उसमें यह होता है कि छात्रों में जो कमियां आ रही हैं और जो छात्र सीख पा रहे हैं, कितना बच्चे ने सीखा, कितना उसमें कमियां हैं, उन कमियों को दूर करना, उनका निदान करना, ये हमारा क्या होता है? फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान चलने वाली प्रक्रिया होती है हमारी फॉर्मेटिव असेसमेंट। तो उसमें कह रहा है कि कौन सा निगेटिव है, नहीं वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और उनमें अवलोकन को दर्ज कराना। ऑप्शन बी कहता है कि दिए गए प्रयोगात्मक रूप से चिन्हांकन वाले आरेख बनाना। ऑप्शन सी कहता है कि जल प्रदूषण की हानियों के बारे में चर्चा करना। और ऑप्शन डी कहता है पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा की व्याख्या करना। तो जहाँ पर व्याख्या, परिभाषा और ये सब शब्दावली आ जाए, वो हमारा सीटेड में आंसर इनकरेक्ट होता है। क्या होता है? वो हमारा इनकरेक्ट होता है। क्या कह रहा है कि पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा। परिभाषा भाई क्यों देंगे? जब प्राइमरी क्लास का बच्चा है, परिभाषा के माध्यम से उसे नहीं सिखाएंगे तो हमारा क्या होता है? निगेटिव वर्ड होता है। और क्या पूछ रहा था? पर्यावरण की कक्षा में, यानी कि कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों की बात यहाँ पर हो रही थी। तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और क्या करेंगे? रचनात्मक आकलन में क्या हो सकता है? जल प्रदूषण के बारे में भाई चर्चा कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? चिन्ह यानी कि आरेख बनाकर उसको समझा सकते हैं। और सबसे बढ़िया क्या है? क्रियाकलाप, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन करके बच्चा सीख सकता है। और कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था। जो गलत है वही हमारा सही है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति अपने अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है, उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। क्या कर रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति वो सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना बेहतर सुझाव दे सकता है। कौन है?
कि मतलब एक व्यक्ति। तो क्या कह रहा है, ऑप्शन ए कहता है कि कार, स्कूटर जैसे व्यक्तिगत वाहन ना रखें, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कह रहा है घर से बाहर अक्सर आने जाने से बचना चाहिए, तो ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है व्यक्तिगत वाहन के इंजन की नियमित जांच करना ना, इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है आने जाने के लिए सार्वजनिक साधनों का प्रयोग करना। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या करना है, उनको अपना योगदान देना है। तो क्या कर रहा है, सार्वजनिक संसाधन। तो सार्वजनिक संसाधन तो आप लोग जानते होंगे कि वे संसाधन जो पूरे समुदाय या जनता के लिए उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं कि वे संसाधन जो पूरे समुदाय या जनता के लिए उपयुक्त होते हैं, जैसे पार्क, सड़कें, नदियाँ, स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय, ये सब क्या होते हैं, हमारे सार्वजनिक संसाधन होते हैं। तो इसका अगर आप उपयोग करोगे तो क्या करोगे, पर्यावरण में आप उसका मतलब योगदान कर सकते हो। अगर आप सार्वजनिक संसाधनों को आप अगर उपयोग करेंगे तो पर्यावरण में जो है योगदान आप दे सकते हैं। ये एक बेहतर सुझाव हो सकता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। निगेटिव वो पूछ रहा है, किसकी बात कर रहा है, कौन सा उद्देश्य नहीं है, यानी कि निगेटिव वो पूछ रहा है किस पर, प्राथमिक स्तर पर। ऑप्शन ए कहता है कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करना चाहिए, तो ये तो हमारा करेक्ट है कि बच्चों को क्या करें, प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करें। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चे को अपने निकटतम परिवेश से परिचित प्राप्त करने के लिए आवश्यक अभिप्रेरित करें, तो ये भी हमारा करेक्ट है, बच्चे को क्या करें, अपने भाई परिवेश से परिचित कराना। ऑप्शन सी कहता है शिक्षक कक्षा में कड़े अनुशासन को सुनिश्चित करे, तो कड़े अनुशासन की तो बात करता ही नहीं है सीटेड में हमारे, ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कहता है कि कक्षा में होने वाले अधिगम को विद्यालय के बाहर की दुनिया से जोड़ना, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि कक्षा में जो अधिगम हो रहा है वो क्या करना, विद्यालय के बाहर की दुनिया से आपको जोड़कर बच्चे को सिखाना है। अब और पूछ क्या रहा था हमारा, निगेटिव, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि वही कह रहा था कि कौन सा नहीं है, तो जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है, यानी कि निगेटिव पूछ रहा है। और आकलन कैसा है हमारा, रचनात्मक आकलन है, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट अभी हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है, जो शिक्षण अधिगम के दौरान जो प्रक्रिया चलती है, जिसमें बच्चे ने कितना सीखा, किस और क्या उसमें कमियां आ रही हैं, इसको क्या करना होता है, पहचानना होता है। और अगर कोई कमी आ रही है तो उसका क्या करना है, उन कमियों को दूर करना, सुधारने की कोशिश करना, उनका निदान करना, यही क्या होता है हमारा रचनात्मक आकलन, यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है। जो क्या होता है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो प्रक्रिया हमारी चलती है, उसमें कह रहा है कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए कहता है कि अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि अधिगम में क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे में कोई कमी आ रही हो उसको क्या करना है, उसको सही सुधारना है, दूर करना है उनकी कमियों को, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि बच्चे के सीखने की कोई जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद करती है, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि क्या करेगा कि कोई भी जानकारी बच्चे से सीखने के बारे में कौन रचनात्मक आकलन में मदद करेगी, तो ये रचनात्मक आकलन का हिस्सा है। ऑप्शन सी कहता है कि इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है, तो ये भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि क्या करे, छात्र कितना सीख पाए, कितना उनमें कमी आ रही है, इसकी क्या करना, निगरानी करना, प्रगति की कितनी भाई कितना सीख पाया छात्र, तो ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है कि रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक तिमाही में सूचना देनी चाहिए, तो ये तो हमारा समेटिव असेसमेंट होता है। समेटिव असेसमेंट में क्या होता है, मतलब कि बच्चे का आकलन किया जाता है, जिसमें क्या होता है, टीचिंग लर्निंग जो प्रोसेस होती है समाप्त हो जाती है, जिसमें हम क्या करते हैं, बच्चे के पास फेल का निर्धारण करते हैं, कितने अंक मिले, कितना क्या हुआ, तो वो हमारा क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि निगेटिव ही वो पूछ रहा था, जो गलत है वही हमारा सही है।
आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पर्यावरण के शिक्षण के रूप में चिड़ियाघर भ्रमण आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। किस उद्देश्य की बात हो रही है? चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन जो करना है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए कहता है शिक्षक का गुणवत्ता के बारे में अभिभावक को संतुष्ट करना। तो अभिभावक को क्यों संतुष्ट करना? ऑप्शन बी कहता है कि शिक्षकों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी कहता है शिक्षण कार्यक्रम की एक रसता को बदलना। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी कहता है विद्यार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या करना है कि विद्यार्थी क्या हो, जहाँ पर एक्टिव हो और अनुभव के द्वारा सीखे, ऐसे साधन को क्या करना, उपलब्ध कराना। चिड़ियाघर यानी कि फील्ड ट्रिप पे ले जाने का होता है कि जहाँ पर बच्चा एक्टिव हो, प्रत्यक्ष और करके चीज़ों को देख कर प्रत्यक्ष अनुभव करके सीखे, और क्या करे वहाँ पे जहाँ पे बच्चा क्या हो, सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है फील्ड ट्रिप में। तो चिड़ियाघर में बच्चे को ले जाएंगे, वहाँ पे क्या करेंगे, बच्चा क्या होगा, एक्टिव होगा और क्या करेगा, अपने अनुभव के द्वारा वो सीखेगा। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस पेडागोजी के क्वेश्चन डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।